क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ को चार धामों में से एक धाम क्यों माना जाता है? क्या आप जानते हैं कि हनुमान चट्टी का महत्व क्या है? क्या आप जानते हैं कि पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा किस मार्ग से आरंभ की थी? क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ का हिंदू धर्म में क्या महत्व है? आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस व्लॉग में जानने की कोशिश करें। तो आरंभ करते हैं बद्रीनाथ की अपनी यात्रा। ठंडी हवा चेहरे को छूती है। पीछे नीलकंठ पर्वत खड़ा है, मानो इस दिव्य धाम की रक्षा कर रहा हो। मंदिर के सामने खड़े होकर लगता है जैसे जीवन की सारी चिंताएं, सारी परेशानियां यहीं आकर समाप्त हो जाती हैं। नमो भगवताय वासुदेवाय नमः, इस मंत्र की गूंज हर तरफ फैल रही है और भीतर जाकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन, वह अनुभव दिल को भीतर तक भिगो जाता है। वेलकम टू माय चैनल पथिक डायरीज। सभी को मेरा नमस्कार, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, तो ये यात्रा मैंने दिल्ली से शुरू की है। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी लगभग 215 किलोमीटर है और दिल्ली से ट्रेन और बस दोनों ही सेवाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली से लगभग 21 ट्रेनें चलती हैं, जिनमें से मुख्य ट्रेनें शताब्दी एक्सप्रेस, जन शताब्दी एक्सप्रेस और मसूरी एक्सप्रेस हैं। शताब्दी एक्सप्रेस लगभग 5 घंटे का समय लेती है। ट्रेन का किराया लगभग 250 रुपए से 2500 रुपए तक है। ये इस बात पर निर्णय करता है कि आप कौन सी श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा बस भी आपको 850 रुपए से लेके 1200 रुपए तक दिल्ली से हरिद्वार पहुंचा देती है। जब भी आप बद्रीनाथ यात्रा के लिए हरिद्वार पहुंचें तो प्रयास करें कि एक दिन हरिद्वार रुकें, रात की शाम की गंगा आरती अवश्य देखें और आनंद लेने के पश्चात अगले दिन मॉर्निंग में बद्रीनाथ की यात्रा आरंभ करें। हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए आपके पास कई विकल्प होते हैं, जैसे बस, शेयरिंग जीप, निजी टैक्सी, निजी जीप, अपनी कार हो सकती है या टू व्हीलर। बस का विकल्प सबसे सस्ता और किफ़ायती होता है। हरिद्वार से लोकल और प्राइवेट दोनों प्रकार की बसें चलती हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ का किराया लगभग 850 रुपए से 15 रुपए है। यदि आप निजी टैक्सी करते हैं तो वो महंगा विकल्प होता है। यदि आप हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए सीधी टैक्सी बुक करते हैं तो लगभग 12,000 से 15,000 रुपए का किराया आता है और यही किराया श्रीनगर से लगभग 10,000 रुपए है। अब बात करते हैं हरिद्वार से बद्रीनाथ की यात्रा का रूट। मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, गोविंद घाट, भीम पुल, जोशीमठ, ज्योतिर्मठ भी कहते हैं जिसे, और उसके बाद बद्रीनाथ। हरिद्वार और बद्रीनाथ के बीच पंचप्रयाग हैं। अलकनंदा और उसकी सहायक नदियों के संगम के 5 धार्मिक स्थल ये प्रयाग हैं: विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। सर्वप्रथम आता है विष्णुप्रयाग, जहां अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है। पंचप्रयाग में ये सर्वप्रथम सबसे पहला प्रयाग है। इसके बाद नंदप्रयाग, जहां अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम होता है। तत्पश्चात कर्णप्रयाग, पौराणिक कर्ण से जुड़ी यहाँ की धार्मिक कथाएं हैं। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम, जहाँ शिव और पार्वती के धार्मिक कथाएं विद्यमान हैं। दिल्ली से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 550 किलोमीटर और हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 210 किलोमीटर है। बद्रीनाथ यात्रा के लिए आपको पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है। इसके अलावा बद्रीनाथ kedarnath.gov.in पर भी तीर्थयात्री यात्रा, आवास और पूजा बुकिंग के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। अगर अब ठहरने की बात करें तो हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और जोशीमठ में आपको रहने की अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। धर्मशालाएं, छोटे होटल और बड़े होटल, और बद्रीनाथ में होटल और धर्मशालाओं की भरमार है। वहाँ आपको रहने की कोई भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। आपको वहाँ पर 250 रुपए से लेके करीबन 5,000 रुपए तक के किराए के होटल मिल जाते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में होम स्टे का भी प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है, जहाँ आपको उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के भोजन का भी आपको अनुभव मिलता है। तो जब भी आप ऐसी यात्रा करें तो प्रयास करें कि आपको किसी होम स्टे में रहने का अवसर मिले। अब बात करते हैं धामों के धाम, वैकुंठ धाम बद्रीनाथ की। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है।
ये अलकनंदा नदी के किनारे नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित है। भारत के 4 धामों में से एक सबसे पवित्र धाम। आदि शंकराचार्य ने 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ भगवान विष्णु की चतुर्भुजी ध्यान मुद्रा की मूर्ति स्थापित है, जो शालिग्राम शिला से बनी है। शीतकाल में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं और अक्षय तृतीया के आसपास इसे खोला जाता है। धरती के वैकुंठ कहे जाने वाले इस मंदिर के दर्शन करने से भक्तों के पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और देवी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष बनकर उनकी रक्षा की थी, इसलिए इस स्थान को बद्री विशाल कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथ विशेषकर भगवत पुराण और स्कंद पुराण में बद्रीनाथ का वर्णन मिलता है। श्रद्धालु यहाँ भगवान बद्रीनाथ अर्थात बद्री और नारायण के रूप में विष्णु का पूजन करते हैं। आदि शंकराचार्य ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में इस तीर्थ स्थान का पुनर्स्थापन किया था। इस मंदिर की वास्तुकला और डिजाइन के बारे में बात करें तो ये पूर्ण रूप से गढ़वाली स्टाइल में बना हुआ है। ये बेसिकली लकड़ी और पत्थर से बना है। इसके अग्रभाग अर्थात फ्रंट पोर्शन में जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत वाइब्रेंट है, बहुत सूदिंग लगता है। इसके अलावा इस मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है सभा मंडप, जहाँ लोग एकत्र होते हैं और दर्शनों के लिए चलते हैं। दूसरा भाग है दर्शन मंडप, जहाँ लोग दर्शन करते हैं और रिचुअल्स किए जाते हैं। और तीसरा स्थान है गर्भगृह, जहाँ वास्तव में मूर्ति स्थापित है। गर्भगृह में आप नारायण बद्रीनाथ को एक काले रंग के शालिग्राम शिला के रूप में देखते हैं। नारायण की ध्यान मुद्रा में यह मूर्ति स्वयंभू मूर्ति है। इसका निर्माण किसी के द्वारा नहीं किया गया है। मैं आपको बता दूं कि मंदिर के खुलने और बंद होने की जो परंपरा है वो मंदिर समिति द्वारा की जाती है। हिंदू पंचांग के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। आमतौर पर अप्रैल मई में अक्षय तृतीया और बसंत पंचमी के आसपास मंदिर को खोला जाता है। इसके कपाट खोले जाते हैं और अक्टूबर और नवंबर विजयदशमी के आसपास इसके कपाट बंद किए जाते हैं। इस व्लॉग में अब तक जो भी ज्ञान मैंने आपको प्रदान किया वो परंपरागत रूप से प्राप्त ज्ञान है। इसके अलावा इंटरनेट से प्राप्त सूचनाएं भी हैं। आगे मैं आपको अपनी यात्रा का वृतांत भी उपलब्ध कराता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मेरी ये यात्रा बद्रीनाथ की यात्रा नवंबर 2025 की यात्रा है। इस यात्रा में मेरे साथ मेरी वाइफ हेमा, उनके मामा जी और मामी जी भी शामिल हैं। हमने ये यात्रा गढ़वाल के श्रीनगर से लगभग 9:30 बजे शुरू की थी और हम 7 बजे के लगभग यहाँ पहुँच चुके थे। तो बहुत अच्छा अनुभव, दिव्य दर्शन हो चुके हैं हम लोगों को। भगवान बद्री के सामने आप मंदिर देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत मंदिर। रात के करीबन 8:30 बजे हैं। टेम्परेचर 2 या 3 के आसपास होगा इस वक्त। ठंड काफ़ी ज़्यादा। रात के लगभग 3:18 हुए हैं और हम नीचे नहाने जा रहे हैं ताकि हम 4 बजे की जो पूजा है 4-4:30 बजे वो मंदिर में दर्शन कर सकें। तो घड़ी के हिसाब से 3:18 रात के और इस टाइम पे एकदम सुनसान केवल हम ही लोग हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। और इस समय हम तप्त कुंड की तरफ बढ़ते हुए हम चारों ही लोग तप्त कुंड में स्नान करेंगे। 3:15 का टाइम। हम 4-4:30 बजे की आरती में शामिल होना चाहते हैं। तो बड़ा अच्छा अनुभव। ठंड बहुत ज़्यादा है। तप्त कुंड में सल्फर वाटर है, इस वजह से वो थोड़ा गर्म होता है। तो अच्छा अनुभव। स्टे के लिए हम लोगों ने होटल नहीं किया है। मंदिर के बिल्कुल पड़ोस में कुछ प्रसाद की दुकानें हैं, उनके ऊपर छोटा सा स्टे उसी में हमने लिया है ताकि मंदिर के काफ़ी नज़दीक रह सकें। नीचे आप तप्त कुंड देख सकते हैं। यहाँ स्नान करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। यहाँ महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग स्नान गृह हैं। बाहर का टेम्परेचर लगभग 1 या 2 और तप्त कुंड का टेम्परेचर 32 से 35 डिग्री है। आनंद ही आनंद है। बहुत अच्छा। ये हम लोगों ने स्नान करने के बाद दोबारा मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, बहुत सुबह इस टाइम पे करीबन 4:30 बजे 3:30 बजे शो और 4 बजे कपाट खुल गई है। तो चलिए आगे का यात्रा यहीं जारी रखते हैं।
ये लो टॉवल यहाँ पर है, नहाओ आप। ये भी निकल गया, मैं 15 भी है। मिनट तक बैठा रहा वहाँ। मैं वही कह रही थी, आप रहते ना थोड़ी देर। चाबी दे दी, ठीक है हम तैयार होते हैं, आप आओ। हाँ कोई नहीं, आ रहे हैं, बिल्कुल हाँ चलो, ठीक है चलो, आ रहे हैं हम 10 मिनट में नीचे आ रहे हैं, यही मंदिर के गेट पे मिलेंगे। चलो, मंदिर के समीप स्टे करने का ये फ़ायदा होता है कि आप जितनी बार चाहें मंदिर के समीप आ सकते हैं, वहाँ के दर्शन कर सकते हैं और आसपास ही रह सकते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने नज़दीक ही ये रूम बुक किया है। रूम हमने बुक किया हुआ है और इसी साइड में ही आगे जाके ये देखिए, ये हम सीढ़ियाँ चढ़ रही है मामी जी ऊपर। चार बजने वाले, 4 बज गए हैं। वही के लगभग 4:10 का समय और सुबह के पहले दर्शन करना चाहते हैं हम भगवान के, और ये सोच के आए थे, इसी वजह से लाइन में लगे हैं। अभी केवल 10 से 15 लोग लाइन में हैं और सुबह सुबह के दर्शन हम लोगों को हो जाएंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है बट उसके बावजूद आनंद की बहुत अच्छी अनुभूति। सुबह 4 बजे हैं और पहली आरती द्वार अभी खुल ही रहे हैं सुबह 4 बजे के, और पहले दर्शन बहुत कम लोग, 10 से 12 लोग हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और रियली बहुत खूबसूरत आनंद की अनुभूति, धार्मिक आस्था से ओतप्रोत। ये मेरी ज़िंदगी का शायद बेस्ट ब्लॉग होने वाला है, मेरे लिए बेस्ट होने वाला है और फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। तुंगमये प्रदेशे संसेवयन्ति पदाम्बुजयुग्मकंसे भूयाद्भदयवितटे तव सुप्रभातम् प्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैकुण्ठाय नमः। धर्मानशेषेण पावनानि सर्वतः विधिरक्षान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषम् नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे तथान्तचक्रं तपीतकुण्डलं तपीतवक्त्रं परजीवरेखा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययपुरुषसाक्षी क्षेत्रज्ञोत्तरेव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुश्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वश्चर्मशिवस्थाणुर्भूता दुर्विधिरव्ययः सम्भवो भावनो
और 4:30 बजे का समय है। मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। अंदर प्रवेश करते हुए हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बता रहा हूँ कि दिल से आनंद की अनुभूति, और इतने अच्छे अनुभव आज तक मुझे कभी भी नहीं हुआ है। 8 बजे के बाद ही इसी नंबर पे आप कॉल करें। हाँ, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। पीछे आप देख सकते हैं बद्रीनारायण, बद्री विशाल, और बद्रीनाथ में इस टाइम पे सुबह के करीबन 5:30 बजे हैं। हम लोग 5 है ना, सिर्फ 5 बजे। 4 बजे यहाँ आ गए थे शायद, और 3 बजे तप्त कुंड में नहाने चले गए थे ना। 3 बजे तक कुंभ में नहाने चले गए थे, और 4 बजे यहाँ आ गए थे। और दर्शन बहुत 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 अच्छे हुए। उस टाइम पे करीबन 15 से 20 लोग थे केवल, और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो लोग बड़े आनंद से दर्शन कर रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा हो गया है। टेम्परेचर शायद है मामा जी माइनस होगा, नहीं माइनस तो नहीं होगा, 2-4 होगा, 2 या 3, 2-3 के करीबन है। पैर की जो उंगलियां हैं वो एकदम सुन्न हो रही हैं। अभी जूते पहने ना, तो बिना जूते के सॉक्स में सुन हो रही थी। पर सच बताऊं तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत आनंद आ रहा है, और दिल से जिसे कहते हैं कि आनंद ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें। ये हमारे साथ मामा जी आए हुए हैं, हमारे बीच वाले मामा जी जो फौज से रिटायर हुए हैं, और मामी जी भी हैं, पर उनकी अभी थोड़ा तबीयत खराब होगी। दर्शन के बाद वो चली गई कमरे में, रूम में। यही थोड़ा आगे हमारा रूम भी है, थोड़ा सा आगे। इतने ऊपर देखो कैसे बन आज भी टिकट दिखा। इस समय लगभग 6 बज चुके हैं, और सुबह के दर्शन करने के पश्चात वापस अपने रूम्स में हम जा रहे हैं। ये जो आपने अभी शॉप देखी, ठीक इसके ऊपर आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं। इस समय यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और यहाँ एक छोटा सा होटल कह सकते हैं या गेस्ट हाउस, जहाँ 4 से 5 रूम्स हैं। चूँकि ये गेस्ट हाउस बहुत बहुत नज़दीक है मंदिर से, केवल 3 से 4 मिनट लगता है यहाँ से मंदिर, तो इसलिए हम लोगों ने ये बुक किया है। छोटा लेकिन नीट एंड क्लीन गेस्ट हाउस,
एक रूम में 2 बेडरूम, 2 डबल बेड लगे हैं जिसमें 4 लोग ठहर सकते हैं। एक वॉशिंग रूम है और अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ इसका किराया है पर डे पर नाइट का। लगभग 8:15 बजे हैं और हम गेस्ट हाउस से बाहर आ रहे हैं। बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। ब्रह्मशिला कहते हैं इसको। और यहाँ तर्पण होते हैं, अपने पितरों को तर्पण अर्पित किया जाता है। और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा मुंह एकदम जम सा गया है। टेम्परेचर काफ़ी डाउन, कोशिश कर रहा हूँ बोलने की। और जिस हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है वो बिल्कुल जम चुका है। टेम्परेचर शायद मुझे लगता है -1 या 2 होगा। मैंने 2 कैप पहनी हुई हैं और 2 जैकेट्स पहनी हैं, बट हाथ मेरे पूरी तरह से नंगे, तो थोड़ा सा ठंड ज़्यादा है। ब्रह्म का महल, सुबह के लगभग 8:30 बजे हैं। हम लोगों ने अपना गेस्ट हाउस छोड़ दिया है। अब थोड़ी देर यहाँ पर घूमेंगे और उसके बाद यहाँ से माणा गांव के लिए निकल जाएंगे और माणा गांव से सीधा दिल्ली की यात्रा आरंभ होगी। तो आनंद की अनुभूति बहुत अच्छा लग रहा है। कंपेरेटिवली भीड़ थोड़ा बढ़ने लगी है। 4:30 बजे जिस टाइम पे हम लोगों ने दर्शन किए थे तो लगभग 20 से 25 ही लोग थे। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम पे। इस टाइम पे टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 डिग्री ठंडा इस टाइम पे भी है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आप देख सकते हैं दिव्य दर्शन यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है। और वापसी में अब हम ये मार्केट की तरफ घूमते हुए मैं आपको बता दूं कि मंदिर के आसपास आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाती हैं जहां आप मंदिर से संबंधित बहुत सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं। ये वस्तुएं करीबन 100 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक की मिल जाती हैं। यहाँ पर जो मूर्तियाँ, पेंटिंग्स हैं वो 100, 150 और 500 रुपये तक आपको उपलब्ध हो जाती हैं। नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित बद्रीनाथ मंदिर अपने आप में एक दिव्य मंदिर है। बहुत आनंद की अनुभूति मैं बताता हूँ कि मैं स्वयं उत्तराखंड से हूँ और उसके बावजूद भी मैं पहली बार बद्रीनाथ आ रहा हूँ, तो मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय। बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ आप दुकानें देख सकते हैं, तो कुछ शॉपिंग करके देखते हैं, कुछ कपड़े ले लेते हैं यहाँ से और फिर आगे माणा गांव के लिए निकलते हैं। और यहाँ हेमा कुछ वुलन्स की शॉपिंग करते हुए बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो माणा गांव से ही बन के आती हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें खरीदें जो माणा गांव की हों। और ये आप एक गेस्ट हाउस देख रहे हैं। बद्रीनाथ में आपको ऐसे गेस्ट हाउस और होटल बहुत सारे मिल जाते हैं जहाँ आपको 50 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक के रूम्स अवेलेबल हो जाते हैं पर नाइट के हिसाब से। खूबसूरत नज़ारा। जैसे जैसे धूप बढ़ रही है ठंड भी बढ़ती जा रही है। मैं बता दूं कि पहाड़ों में धूप के साथ साथ ठंड भी बढ़ती है। रात को उतनी ठंड नहीं लग रही थी जितनी ठंड इस समय लग रही है, क्योंकि धूप निकलने से बर्फ पिघलती है और ठंडी हवा चलने लगती है।
Joy. टाइम पे हम लोग ब्रह्म कपाल पे मेरे शब्द नहीं निकल रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है इस टाइम पे। और पीछे अगर मैं बताऊँ आपको तो देखिए यहाँ पीछे तरफ वाले पहाड़ बहुत खूबसूरत, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ठंडी ठंडी हवा, मेरे हाथ जम चुके हैं बुरी तरह से, हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा, और पीछे मंदिर भी आप देख सकते हैं। और ये आरती की तैयारी चलो। और इस टाइम पे वापसी की तैयारी। और ये पीछे हमने मंदिर को भी छोड़ दिया है। और आप जो पहाड़ देख सकते हैं, खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत मंदिर। बोलने में दिक्कत, शब्द नहीं निकल रहे ढंग से क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। आनंद की अनुभूति रही, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला रुकने का, बट उसके बावजूद बहुत अच्छा, रियली फैंटास्टिक। और बद्रीनाथ धाम यात्रा का मेरा ये व्लॉग यहीं समाप्त होता है। अगले व्लॉग में मैं आपको माड़ा गांव ले चलूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।